अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि एम इंग्लिश के जो एग्ज़ाम है पंजाब यूनिवर्सिटी के जो है कल से स्टार्ट होने जा रहे हैं। कल पार्ट 1 का पहला पेपर है और परसों पार्ट 2 का। तो आज जो है ना मैं एम इंग्लिश के हवाले से पेपर अटैम्प्टिंग की कुछ टेक्निक्स बताऊंगी। काफ़ी स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम कोई सजेशन दें कि पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है, प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, टाइम हम कैसे मैनेज करेंगे। तो ये सारी चीज़ों पे का आंसर देने के लिए जो है ना मैं ये वीडियो जो है बनाने लगी हूँ और उम्मीद है कि आप सबको जो है ना इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये वीडियो सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी की ही नहीं, इसके अलावा जीसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी जो है ना उनका भी सेम पैटर्न यही होता है। सिर्फ जो है यूएस वाले हैं ना उनका थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, जहाँ पे उनकी पंजाब और जीसी वालों की रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होती है, उनकी जगह पे उनके शॉर्ट आ जाते हैं। तो बाकी जो सारे टिप्स मैं बताऊँगी ना वो आपने यही वाले जो हैं सब स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट की। कि टाइम मैनेजमेंट में ये आ जाता है कि आपका जो पेपर है ना वो 3 आवर्स पे कंसिस्ट करता है। 3 आवर्स पे जब आपका पेपर जो है कंसिस्ट करता है तो उसमें आपने जो है 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है और आपने पंजाब वालों ने और जीसी वालों ने उसमें 4 क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि 4 क्वेश्चन में आपका जब जो पहले पेपर है ना पोइट्री का और ड्रामा का, अब आपने एक बात अपने माइंड में रखनी है कि आपके जो पार्ट 1 का क्लासिकल पोइट्री का, क्लासिकल ड्रामा में और जो मॉडर्न ड्रामा है पार्ट 2 वाला, इसमें जो है ना आपने 3 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करने होते हैं। और ये जो एक होता है ना आपका मॉडर्न पोइट्री का पेपर, इसमें आपने 4 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करने होते हैं। अब आपने जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले पेपर है ना आपके पोइट्री वाले भी और ड्रामा वाले भी, इनमें आपने क्या करना है कि आपने 1 घंटा जो है ना वो आपका कंपलसरी क्वेश्चन है, उसके मार्क्स भी आपको ज़्यादा मिलती हैं। तो 1 घंटा जो है ना आपने उसके लिए जब है ना सेपरेट वक्फ जो है ना वक्फ कर देना है कि आपने 1 घंटा जो है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को देना है। मतलब यानी जिन पेपर्स में अगर क्लासिकल पोइट्री का पेपर है, क्लासिकल ड्रामा का या मॉडर्न ड्रामा का पेपर है, उसमें आपने 3 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करने हैं। तो आपने 20 मिनट्स जो है ना एक एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को देने हैं। उसमें आप जितना भी उसके बारे में लिख सकते हैं, मतलब यानी आपने 3 to 4 लाइन्स में आपका रेफरेंस आ जाता है। इसके बाद तकरीबन 8 से 10 लाइंस का आपका जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। उसके बाद 1 डेढ़ पेज की आपने एक्सप्लेनेशन करनी होती है, तो इसमें 15-20 मिनट जो है ना लग जाते हैं। ठीक है, 20 मिनट्स लगाएंगे आप इन जो है जिसमें 3 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखने हैं। और इसी तरह से जैसे परसों आपका मॉडर्न पोइट्री का पेपर है तो उसमें आपने 4 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखने होंगे। तो उसमें जो है आपने 1 घंटे को 4 में डिवाइड कर लेना है। मतलब आपने 15 मिनट्स के अंदर एक आरटीसी को, एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन को कवर करना है। 15 मिनट्स में जब आप एक करेंगे तो आपके 1 घंटे के अंदर जो है ना चारों जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है वो अच्छे हो जाएंगे। अब आपके पास रिमेनिंग टाइम बचता है 2 आवर्स का। अब 2 आवर्स को आप किस तरह से मैनेज करेंगे? 2 आवर्स को आपने जो है ना आपने एक क्वेश्चन के लिए जो है ना 35 मिनट्स फिक्स कर लेने हैं। 35 मिनट्स जब आप फिक्स करेंगे ना, आपका पेपर जो है वो जो है स्टार्ट होता है 2 बजे। 2 बजे पेपर स्टार्ट होता है और 5 बजे ख़त्म होता है। जब आप 1 घंटा आपने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को दे दिया और 35 मिनट्स जो है ना वो 3 सवालों को दिए, तो इस तरह से आपका जो पेपर है ना 4:45 पे जाके आपका पेपर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और एंड पे आपके पास 15 मिनट्स बचेंगे। अब आपने वो 15 मिनट्स को जो है ऐसे ही अपने पेपर को दे के नहीं आ जाना। अब जब आप जो है ना कॉन्टीन्यूसली लिख रहे होते हैं ना, आपसे बहुत सी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती हैं, वो स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। और दूसरा है ना, इस ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो वो मिस्टेक करते हैं ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की करते हैं कि वो जब वो तसलसल से लिख रहे होते हैं ना उनको ये पता नहीं चलता कि किसके साथ एस लगना है और किसके साथ नहीं लगना। मतलब यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आपका जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर हो, ही हो, शी ही हो या इट हो, तो उसके साथ मतलब जैसे आप मॉडर्न पोइट्री में पोइट लिखेंगे ना, पोइट के साथ आपने हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा करना है। और जो आप अगर आपका जो सिंगुलर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा, मतलब जैसे आप पीपल्स कहते हैं, चिल्ड्रन कहते हैं, तो इस तरह से आपका जो सब्जेक्ट होगा वो उसके साथ आपने वर्ब की सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, इसका इजाफा नहीं करना। तो ये आपकी एक मेजर मिस्टेक होती है जिसकी वजह से आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स कटिंग होते हैं। मतलब यानी जो स्टूडेंट्स मुझे टेस्ट वगैरह देते हैं ना, मैं उनको बार बार ये कहती हूँ कि अगर टेस्ट में तो मैं सिर्फ उनके मार्क्स ही कटिंग करती हूँ, लेकिन एग्जामिनर जो होगा वो आपके इसके मार्क्स कटिंग नहीं करेगा, आपकी गलतियाँ नहीं निकालेगा, बल्कि पूरा जो है क्रॉस कर देगा। क्योंकि इसकी वजह से आपका पूरा सेंटेंस जो है ना वही गलत हो जाता है जिसकी कोई सेंस ही नहीं बनती और इस वजह से आपकी जो है ना वो फेलियर होती है। ये अक्सर स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं ना कि हमारा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, मैंने बहुत तैयारी की थी, लेकिन यही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि उनको फेलियर की तरफ लेके जाते हैं।
तो टाइम मैनेजमेंट ये तो हो गया रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले पेपर का। बाकी जो आपके पेपर बच जाते हैं जिसमें जैसे पोइट्री है, सॉरी नावल है, प्रोज़ है, अमेरिकन लिटरेचर है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है और ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपके, तो इनमें क्या करना है कि इनमें तो आपने सिर्फ और सिर्फ 4 लॉन्ग क्वेश्चंस करने होते हैं। तो 4 लॉन्ग क्वेश्चंस को भी आपने इस तरह से डिवाइड करना है। अब आप लोग क्या करेंगे कि आप ना 40 मिनट्स जो है ना एक क्वेश्चन के लिए लगाएंगे, ठीक है। आपने 40 मिनट्स जब एक क्वेश्चन को लगाएंगे 40 और 80 160 मिनट्स, मतलब यानी 2 घंटे और जो है ना तक 2.5 घंटे, 2 घंटे 40 मिनट आपके पास जो है ना वो आपने 4 क्वेश्चन इसमें करने हैं 25 मार्क्स के। और आपके क्वेश्चन की जो मिनिमम लेंथ है ना वो 7 to 8 यूनिवर्सिटी शीट्स जो आपको दी जाती है ना वो होनी चाहिए। और आपने जब ये सारा टाइम उस पर लगा लेना है, मतलब इस तरह से जब आप 40 मिनट्स में क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो है 4:40 पे जाके को आपका पेपर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। एंड के जो 20 मिनट्स बचेंगे उसमें आपने फिर क्या करना है, वही अपनी प्रूफ रीडिंग करनी है, अपनी गलतियाँ निकालनी हैं। एंड की जो आपकी शीट्स बच जाती हैं उन पे आपने क्रॉस लगा के आने हैं। और इसके बाद फिर हम आ जाते हैं प्रेजेंटेशन पे। प्रेजेंटेशन जो है ना वो आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है तो कैसे हमारे मार्क्स कटिंग होंगे, लेकिन इस बात के लिए बेफिक्र हो जाए, मास्टर्स लेवल पे आके आपको आपके हैंड राइटिंग के मार्क्स कट नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ आपका जो है ना पेपर को प्रेजेंट करने का वे जो है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। एक तो आपने मार्कर को जो यूज़ करना है, आपके पास एक ब्लू मार्कर होनी चाहिए, एक ब्लू बॉल पॉइंट होनी चाहिए, बल्कि एक्स्ट्रा भी बॉल पॉइंट्स 1-2 रखा करें क्योंकि पेपर के दौरान ख़राब हो जाती है या ख़त्म हो जाती है तो परेशानी बनती है। और ये आपके पास एक स्केल होना चाहिए। मार्जिन लाइंस जो है आपने मस्ट ड्रॉ करनी है। उससे एक तो यानी ये होता है कि आपकी जो है ना थोड़ी सी स्पेस कवर हो जाती है और आपकी शीट्स जो है ना वो ज़्यादा यूज़ होती हैं। और दूसरा जो है ना आपने स्केल से जो है मार्जिन लाइंस ड्रॉ करने के बाद ऊपर जो है जो क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर अपने वाला नहीं लिखना कि आप यानी अगर क्वेश्चन नंबर 3 को जो है सबसे पहले नंबर पे करने जा रहे हैं तो वो आपने जो है क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखेंगे, जो आपके क्वेश्चन पेपर पे नंबर है ना वो वाला क्वेश्चन नंबर आपने लिखना है। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट को भी आपको पूरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने टाइम के हिसाब से देख लें। अगर छोटी सी है तो लिख लें, बहुत ज़्यादा लंबी स्टेटमेंट हो तो आप चाहे उसको ना भी लिखें। और इसके बाद फिर आपने आंसर की हेडिंग दे के अपना प्रॉपर क्वेश्चन स्टार्ट करना है। एमए इंग्लिश में लिंग्विस्टिक्स के पेपर के अलावा किसी भी पेपर में आपने हेडिंग्स को यूज़ नहीं करना। ना रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आपने जो है ना वो हेडिंग देनी है, मतलब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आप रेफरेंस की हेडिंग देंगे, कॉन्टेक्स्ट की देंगे, एक्सप्लेनेशन की देंगे। कुछ स्टूडेंट्स के मैंने असाइनमेंट्स चेक किए ना, वो एक्सप्लेनेशन के अंदर भी जो है ना हेडिंग्स दे रहे होते हैं कि ये क्रिटिकल कमेंट है, ये उसका कंक्लूजन है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के अंदर आपने ये हेडिंग्स आपने नहीं देनी होती। तो ये हो गया एक तो पॉइंट। तो दूसरा जो है ना आपने फिर मार्कर से क्वेश्चन लिखना है और पैराग्राफ के फॉर्म में जो है लिखते जाना और जब दरमियान में आके आपने कोर्स का इस्तेमाल करना है। अब कोर्स जो है ना आपने ये बात याद रखनी है कि कभी भी आपने कोर्स जो है ना वो इररेलेवेंट नहीं देनी। और कोर्स जो है ना वो आपकी टेक्स्ट की लाइंस होती हैं। अगर तो आपने टेक्स्ट पढ़ी हुई होगी ना तो आप जब टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं ना तो उस वक्त ही जो है ना उसको अंडरलाइन करते जाया करें कि ये लाइन हमें आसान लग रही है और आसानी से याद हो जाएगी। और आपने पेपर में हमेशा कोट वही वाली लिखनी है जिसके बारे में आपको 100% श्योर हो कि ये आपको एग्जैक्ट आती है। लेकिन अगर आप यानी कोट लिखते हैं उसमें एडिटिंग करते हैं, अपने पास से जो है कुछ वर्ड्स ऐड करते हैं या एलिमिनेट करते हैं तो ऐसे कोट नहीं लिखते, उससे जो है ना आपका बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है और आपके मार्क्स भी उससे कटिंग हो जाती हैं। इसलिए कोट्स हमेशा वही वाली लिखें और जो है ना कोशिश करें कि एटलीस्ट जो है ना हर शीट के ऊपर जो है ना आपकी एक कोट ज़रूर आए, मतलब एक जगह जो है ना मार्कर से हाईलाइटेड वाला जो पोर्शन है ना वो ज़रूर नज़र आए, तो इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। लेकिन लाजमी नहीं है कि आप हर शीट पे एक कोट लाजमी लिखें। अगर आपको आती ही सारी 4-5 कोट्स हैं तो आप जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उनको पुट करें, लेकिन एग्जैक्ट लिखें, गलत कोट्स का इस्तेमाल नहीं करें। अब जब आप सेंटर वाले पैराग्राफ्स लिख रहे हैं तो सेंटर वाले पैराग्राफ्स का जो है आपने स्टार्ट जो है ना वो इस तरह से करना है और फर्दर मोर लिख के कॉमा लगाएं, सिमिलरली, मोर ओवर, इन एडिशन टू, इस तरह से मतलब जब आर्गूमेंट सब देते जाते हैं ना इस तरह से पैराग्राफ का स्टार्ट किया करें। और कोशिश करें कि क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट दी गई है ना तो उसको जो है ना हर क्वेश्चन में एक दफ़ा जो है ना जब आप पैराग्राफ को एंड करने जा रहे हैं तो आप ये बता दें कि यानी ये मैंने जो है ना इस जो मुझसे पूछा गया था ना मैंने उसको जस्टिफाई कर दिया है कि यानी ये इस तरह से जो है ना ये उस क्वेश्चन का आंसर बनता है। और आपके क्वेश्चन जब आप स्टार्ट करते हैं ना इंट्रोडक्शन की आपकी फ़र्स्ट लाइन जो है वो बिल्कुल जो है ना जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना तो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मतलब अगर आपके जो है आपसे ये पूछा जाता है ना इज सेट एन रिपल्सिव करैक्टर और अट्रैक्टिव करैक्टर, तो आप उसका क्वेश्चन या तो आप इस तरह से कहेंगे यस सैटर्न इज़ एन अट्रैक्टिव करैक्टर, या फिर इस तरह से आप उसका आंसर स्टार्ट करेंगे सैटर्न इज़ एन रिपल्सिव करैक्टर, या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं कि सैटर्न इज़ एन अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव करैक्टर। मतलब आपने क्वेश्चन की जो है ना फर्स्ट लाइन भी आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट होनी चाहिए जो वो आपसे पूछा गया है, और क्वेश्चन की आपकी एंड लाइन मतलब जब आप कंक्लूजन का एंड करते हैं आपका क्वेश्चन जहाँ पे ख़त्म हो रहा होता है तो वहाँ पे आपने 10 लिख के भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख देनी होती है।
तो ये तो हो गया आपके सेंटर वाले पैराग्राफ्स। फिर आपने कंक्लूजन पे आ जाना है। जो अब आपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है ना, इंट्रोडक्शन में आपने सबसे पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी, उसको दो से तीन लाइन्स में एक्सप्लेन किया, और उसके बाद फिर आपने 2 से 3 लाइन जो है ना राइटर के, और आप जो पोइम लिख रहे हैं या ड्रामा या नावल लिख रहे हैं उसके बारे में 2-3 लाइनें बतानी है, और फिर आपने जो है ना अपने क्वेश्चन पे आ जाना है, और फिर पैराग्राफ वाइज जो है ना वो आर्गूमेंट्स देते जाने हैं। इसी तरह से आपने कंक्लूजन करना है, और कंक्लूजन में भी आपने यही चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि जो आपने जस्टिफाई कर दिया है, अब कंक्लूजन के लिए स्टेटमेंट्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। टू कंक्लूड वी कैन से डैट, इन द कंक्लूजन वी कैन से डैट, in the long run we can say that, keeping all in view we can say that, to sum up we can say that, in the nutshell we can say that। इस तरह के स्टेटमेंट्स के साथ आपने जो है ना वो कंक्लूजन करना है, और कंक्लूजन की भी हेडिंग नहीं देनी, बस यही वाली जो लाइंस मैंने आपको बताई हैं इनको मार्कर से हाईलाइट कर देना, ताकि पता चले कि आप यहाँ से कंक्लूजन स्टार्ट करने लगे हैं, और आगे कॉमा लगा के आपने कंक्लूजन लिख देना है। और जो जो आपने सारे पैराग्राफ में आर्गूमेंट्स दिए हैं ना, हर पैराग्राफ को एक एक लाइन में समराइज़ करके, प्रिसाइज़ करके जो है ना वो उसमें कंक्लूजन में लिख देना है। और अब आपने क्वेश्चन के स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में जो लाइंस आपने लिखी थी ना राइटर के बारे में, और जो है ड्रामा, पोइट्री या पोइम के बारे में, उनको भी आपने जो है ना, मतलब वहाँ पे आपने अगर किसी राइटर को फैबुलस कहा था ना, तो यहाँ पे आपने मार्वलस कह देना है, मतलब उसके सिनोनियम यूज़ कर लेने हैं। और अगर आपने वहाँ पे एक्टिव वाइज में लिखा था तो यहाँ पे पैसिव वाइज में, मतलब उसका थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करके जो है ना आपने इसको लिख देना, कंक्लूजन करना। और एंड वाली जो है फिर लाइन आपने दस लगा के या हैंड्स लगा के, कॉमा लगा के आगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख देनी है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन का एंड होगा। क्वेश्चन के एंड पे आपने जो है मार्कर से एक लाइन लगा देनी है कि आपका ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपने स्टार्ट करना है। तो ये तो बात होगी आपकी स्टेशनरी की भी होगी, यूज़ ऑफ कोर्स की भी होगी, प्रेजेंटेशन की भी होगी। तो क्वेश्चन का अब आपने पेपर का एंड कैसे करना है। अब आपके पास जो है एंड पे पेपर शीट्स बच जाती हैं। अब आपने जब भी पेपर आपको एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पेपर देगा ना, तो आपने जो है क्या करना है कि आपने उस पेपर को रीड करते हैं। तो आप उस पेपर को रीड करते ही जो है ना एक दफ़ा तो आपको, यानी अगर वो सारे क्वेश्चन आते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होती है कि ये तो हम जो पढ़ के आए थे ना उसी में से आ गया है। और समटाइम जो है वो ऐसे होता है कि आपको हाफ पेपर आता होता है और हाफ पेपर नहीं आता होता, तो आप जो है परेशान हो जाते हैं। तो आप कहते हैं कि मैं तो इसमें फेल हूँ, और आप उन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। आपने एक बात याद रखनी है कि आपने क्वेश्चन आपको आते हैं चाहे नहीं आते हैं, आपने उनको पूरे का पूरा करके आना है, कभी भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। क्योंकि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कोई आपसे अजीबोगरीब चीज़ नहीं पूछ ली जाती, सिर्फ आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए वो जो है ना ट्रिकी स्टेटमेंट्स देते हैं। लेकिन आपने लिखना उसी में से होता है जो आप लोग पढ़ के गए होते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं उन्हीं का मटीरियल जो है ना आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में मॉडिफाई करके उसको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मसला एक ये है कि आपकी क्रिएटिव राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको पूछे गए क्वेश्चन के मुताबिक अपने अल्फाज में लिखना आना चाहिए। इसके अलावा कोई भी इतनी जो है मुश्किल बात नहीं होती। तो फिर आपने क्या करना है कि जब आपने क्वेश्चन पेपर को रीड करना है ना, अब आपको जैसे फ़र्ज़ करें कि आपको जो है ना टू द लाइट हाउस के थीम्स पे क्वेश्चन आ जाता है। अब आपने देखा है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, तो आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंट होंगे कि मैं ये क्वेश्चन जो है ना लिख सकता हूँ। आपने फ़िलहाल जो है ना हार्ट ऑफ डार्कनेस का क्वेश्चन लिखना स्टार्ट किया है। मैं ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे साथ MA इंग्लिश पार्ट 1 में जो था ना, ये बहुत मसला रहा था कि मुझे वो क्वेश्चन आते होते थे, लेकिन जब मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रही होती थी ना, तो वो इतनी ज़्यादा प्रेशराइज हो जाती थी कि वो खुद, यानी दूसरे क्वेश्चन जो मुझे आते होते थे ना, वो मुझे मेरे दिमाग से स्किप हो जाते थे। तो फिर मैंने पार्ट 2 में जो थी ना ये ट्रिक जो थी वो यूज़ की थी कि यानी मैंने जब क्वेश्चन लिख रही हूँ ना, मतलब अभी मैंने मॉडर्न पोइट्री में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन लिखना स्टार्ट किया है, और बाकी क्वेश्चन से रिलेटेड जो जो पॉइंट्स मुझे याद है ना, मतलब अगर किसी का थीम पूछा गया, सिम्बोलिज्म पूछी गई हैं, फिलिप लार्किन की जो पोइट्री की करैक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं, तो उनके जो पॉइंट्स के नाम है ना, वो मैंने हमारा पेपर जहाँ पे जो कॉपी हमें दी जाती है ना यूनिवर्सिटी शीट्स की, उसकी एंड वाली जो शीट है ना, वहाँ पर मैंने एक जो थी ना वो 4 बॉक्सेस बना लेती थी, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 की हेडिंग देती थी, और वहाँ पे जो थी ना उनके पॉइंट्स के नाम लिखती जाती थी। मतलब यानी अगर थीम्स आए हैं ना, उसके कौन कौन से थीम है टू द लाइट हाउस के, वहाँ पे मैंने 1 2 3 4 करके जो थे ना लिख लेती थी। इसी तरह से सिंबल्स पूछे गए हैं या फीचर्स पूछे गए हैं या क्रिटिकल एनालिसिस के पॉइंट्स पूछे गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो थी ना मैं रफ ड्राफ्ट जो थी वो एंड वाले पेपर पर तैयार करती रहती थी। मतलब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखते हुए भी मेरे पेपर में क्वेश्चन में माइंड में ये बात आ रही होती थी ना कि ये वाला पॉइंट जो है ना मेरे उस क्वेश्चन में यूज़ हो सकता है, तो मैं उसको एंड पे लिखती जाती थी। और बाद में जब वो क्वेश्चन लिखने होते थे ना, फिर उनको अरेंज करके जो था ना वो आराम से लिख लेती थी। मतलब मेरा इसमें तो एक तो जो होता है ना वो ब्रेनस्टॉर्मिंग में टाइम वेस्ट होता है, वो भी नहीं था होता, और पॉइंट्स जो थे वो भूलते भी नहीं थे, और एक अच्छे से ना अरेंज फॉर्म में मैं क्वेश्चन लिखने के ना काबिल हो जाती थी। तो उम्मीद है कि ये वाली ट्रिक्स जो है ना आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी और आपको भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और बाकी गुड लक, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। आप सब लोग जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और लेकिन ये जो है कि जिन स्टूडेंट्स ने ज़्यादा से ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस किया, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट बनाए दिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा असाइनमेंट्स चेक करवाई है ना, उन स्टूडेंट्स की जो है ना वो कामयाबी जो है ना बिल्कुल जो है वो गारंटीड है। और बाकी को भी अल्लाह ताला कामयाब करे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ इश्यूज़ होते हैं, टाइम के इश्यूज़ होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं या जॉब्स वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला सबको कामयाब करें।
दुआ में याद रखिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।